Hello student, myself Rekha Jassar. I am the professor of RNTU in Arts Department. आज हम मांग का नियम, मांग के बारे में और मांग की लोच के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम मांग की लोच क्या होती है और मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ क्या हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मांग किसी वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी विशेष कीमत पर, किसी विशेष स्थान पर और किसी विशेष समय पर खरीदी जाती है। मांग का नियम मांग और कीमत में क्या संबंध होता है उसके बारे में बताता है, लेकिन ये सिर्फ दिशा को बता रहा है कि मांग और कीमत में क्या संबंध होता है। जब हम मांग की लोच की बात कर रहे हैं, ये बस उस चीज की मात्रा को बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में कितना चेंज होने से मांग की मात्रा में क्या इफेक्ट पड़ता है। स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहा होता है। मांग की जो लोच है, इसको प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, जो कि इकोनॉमिक्स में कई जगह इस नियम का यूज किया जाता है। मांग की जो लोच है उसका फॉर्मूला ED इक्वल टू किसी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन किसी वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की जो मांग की लोच है उसको ज्ञात करते हैं। जिस तरह मांग के 3 प्रकार होते हैं, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग, उसी तरह मांग की लोच को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। अभी हमने जो चर्चा की मांग की कीमत लोच के बारे में ही, मांग की लोच को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है, जो कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच की संबंध को बताती है। मांग की कीमत लोच को 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली श्रेणी जो होती है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु की कीमत में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी मांग में बहुत अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। सपोज किसी वस्तु की जो प्राइस है 10 है, 10 और उसकी मांग 10 मांग की जाती है, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि प्राइस 10 रहती है, लेकिन मांग में क्या होता है 20% का चेंज हो जाता है। यदि इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं तो मांग की जो पूर्णतः लोचदार मांग है, जिसका फॉर्मूला होगा वस्तु की मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में परिवर्तन, अर्थात 20 डिवाइडेड 0। तो यहाँ पर जो डिमांड आएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो इन्फिनाइट आएगी। मतलब प्राइस जो है उसमें चेंज नहीं आ रहा है और इसी कारण इसका जो वक्र है वो कर्व हॉरिजॉन्टल बनेगा, जो कि दिखा रहा है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम वक्र पे 0 OX एक्स पे क्वांटिटी और OY एक्स पे प्राइस को ले रहे हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, जबकि जो क्वांटिटी है इंक्रीज हो रही है, जो कि बता रही है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है और डिमांड बदल रही है। तो ये इसमें बदलाव को बताता है। इसको हम पूर्णतः लोचदार मांग या परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड हम डिग्री की बात करते हैं वो होता है हमारा हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब अत्यधिक लोचदार मांग। यहाँ पे बता रहा है कि हाईली इलास्टिक मतलब आपकी डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है और प्राइस में कम चेंज हो रहा है। आपकी 10% की यदि डिमांड में कमी आती है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी जो डिमांड है 20% बढ़ रही है, आपकी प्राइस 10% कम हो रही है, तो 20% डिमांड इंक्रीज हो रही है, जो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे प्राइस से ज़्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है। तो इसका जो कर्व है थोड़ा सा वर्टिकल चला जाएगा। हमारी जो इनिशियली प्राइस थी हम P ले रहे हैं OY अक्ष पर, और हमारी जो क्वांटिटी थी हम OX अक्ष पर Q ले रहे हैं। लेकिन हमारी जो हम आगे जब बढ़ते हैं उस कर्व में, तो हम देखते हैं कि सपोज प्राइस हमारी P से P1 हो जाती है, मतलब 10% की कमी होती है, तो हमारी डिमांड क्या होगी, Q से Q1 हो जाएगी, 20% की वृद्धि होगी, जो कि ये बता रहा है कि कीमत की अपेक्षा मांग में ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, इसलिए इसे अत्यधिक लोचदार या हाईली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, वो है इलास्टिक डिमांड, जो कि लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ठीक उसकी मात्रा के परिवर्तन के बराबर होता है तो हम उसको इलास्टिक डिमांड या इकाई लोचदार मांग भी कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ती है जिसके
कारण डिमांड जो है 10% कम होती है। इक्वली यहाँ आ रहा है तो ED इक्वल टू 1 कहा जाएगा। इसका जो वक्र है जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 45 डिग्री का कर्व बना रहा है, जो ये शो कर रहा है कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। हमारी इनिशियली हम कर्व में देखते हैं, कर्व में हमारी जो प्राइस थी, इनिशियली प्राइस क्या थी, OP थी, और क्वांटिटी क्या थी, OQ थी। लेकिन जैसे ही हमारी प्राइस 10% इंक्रीज होती है, P1 होती है, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, 10% डिक्रीज हो रही है। बेसिकली हम देखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आरामदायक वस्तुओं के साथ होता है। आरामदायक वस्तुएं क्या होती हैं, जो कि एक तरह की लग्जूरियस गुड्स के अंतर्गत आती है, जैसे हमारे सोफ़ा हुए, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, ये आरामदायक वस्तुएं हैं। जैसे ही प्राइस कम होती है तो हम उसकी ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। जब हम चौथी कैटेगरी की बात करते हैं तो वो होती है बेलोजदार मांग। बेलोजदार मांग इन इलास्टिसिटी डिमांड, जिसमें किसी वस्तु की कीमत में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, मांग में 10% की कमी हो रही है, ये हमारी बेलोजदार मांग है। मतलब कीमत में ज़्यादा चेंजेस आने पर मांग कम परिवर्तित हो रही है। फिफ्थ इसकी डिग्री की बात करते हैं तो वो होती है पूर्णतः बेलोजदार मांग। मतलब प्राइस में बहुत अधिक चेंज आ रहा है लेकिन उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम डायग्राम में आप देख रहे हो कि इसका जो कर्व बना हुआ है वो वर्टिकल स्लोप का बना हुआ है, जो कि बताता है कि हमारी प्राइस 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हुई, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आ रहे हैं। पूर्णतः बेरोजगार मांग है वो काल्पनिक स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें हाईली इलास्टिक और इनइलास्टिक और इलास्टिक डिमांड, ये हमें विलासिता की वस्तुओं, अनिवार्य वस्तु और आरामदायक वस्तुओं के संबंध में देखने को मिलती है। तो ये हमारे प्राइस जो इलास्टिसिटी डिमांड है उसकी विभिन्न श्रेणियाँ थी। यदि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करती हैं तो उसकी श्रेणियों को भी इसी तरह से 5 भागों में बांटा गया है। हम उसकी श्रेणियों में किस तरह का चेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मांग की आयलोच प्रायः आय में कितना चेंज होता है, उसके फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होता है उसके बारे में बताती है। जैसे अभी हमने देखा कि मांग की लोच में हमने कीमत के साथ संबंध देखा मांग का, उसी तरह हम आय लोच में हम आय के साथ संबंध देखते हैं। कई बार ये होता है कि एक उपभोक्ता की आय कांस्टेंट नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो उसी तरह हमें मार्केट में डिमांड साइड में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये लोच के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ये मात्रात्मक संबंध है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, कि किसी उपभोक्ता की आय में यदि 10% इंक्रीज या 10% डिक्रीज होती है तो उसकी मांग पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मांग की आय लोच का फॉर्मूला भी वही है, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी किसी वस्तु की कीमत की जगह आय का उपयोग करेंगे, जहाँ पे हम वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन को वस्तु की आय में अनुपातिक परिवर्तन से डिवाइड कर देंगे। आय लोच जो है हमने उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली जो श्रेणी है वो है आय की शून्य लोच। यहाँ पर उपभोक्ता की आय बहुत अधिक फ्लक्चुएट हुई, मतलब बहुत अधिक बढ़ी, लेकिन उपभोक्ता की मांग में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। इसको हम उपभोक्ता जो आय की शून्य लोच कहते हैं। और आय की सेकंड श्रेणी की बात करती है तो वो होती है आय की ऋणात्मक लोच। इसमें क्या हुआ कि आय में वृद्धि हुई लेकिन क्या हुआ, उपभोक्ता जो मांग कर रहा था उसमें कमी आई। कई बार ये होता है कि उपभोक्ता की आय तो बढ़ जाती है लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग करना वो बंद कर देता है, उनकी जगह वो किसी दूसरी वस्तु का उपभोग कर लेता है। तो ये क्या हुई, उपभोक्ता की ऋणात्मक आय लोच को दर्शाता है। यदि हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी तो वो है इकाई लोच। जिस तरह से उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है उसी तरह से उपभोक्ता की जो मांगी गई मात्रा है उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी मांगी गई मात्रा जो है बढ़ा देता है, तो ये उसकी इकाई लोच कहा जाता है। चौथी कैटेगरी की हम जब बात करते हैं तो वो होता है इकाई
से अधिक आय की लोच। मतलब जब उपभोक्ता की मांग उसकी आय से अधिक मात्रा में बढ़ती है तो वो इकाई से अधिक लोच कही जाती है। पांचवी कैटेगरी में हम इकाई से कम मांग की लोच की बात करती हैं। इसके अंतर्गत जो मांग है वो कम मांगी जाती है जबकि उसकी आय में ज़्यादा वृद्धि होती है। इस तरह से उपभोक्ता की आय को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब जब हम बात करते हैं आड़ी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जैसे कि हमने उसके जो प्रकार थे, जब हम मांग की बात करते हैं तो उसमें भी आड़ी मांग होती है। जो आड़ी मांग क्या होती है, जो कि दो वस्तुओं में एक्स का यदि कुछ चेंज होता है तो बाय पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो दर्शाता है। उसी तरह मांग की आड़ी लोच एक्स वस्तु की कीमत में क्या चेंज हुआ उसका बाय वस्तु की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पे हम ये क्वालिटी को दर्शाता है, उसकी क्वांटिटी को दर्शाता है, मात्रात्मक संबंध के बारे में बताता है। मांग की जो आड़ी लोच की धारणा है वो डॉक्टर मूर ने दी थी अपनी बुक सिंथेटिक्स फिजिक्स में। उन्होंने आड़ी लोच के बारे में बात की थी। जैसे कि हम देखते हैं प्राय 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक पूरक वस्तुएं जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं और दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तुएं वह होती हैं जो एक साथ उपभोक्ता उपभोग करता है, ठीक है। तो जिस तरह से कार और पेट्रोल, प्रायः हम आड़ी लोच की बात करती हैं तो वह ऋणात्मक ढाल वाली होती है, क्योंकि यदि हम पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, वो कार की मांग करना कम कर देगा। तो इसलिए इसका जो कर्व है ऋणात्मक ढाल को दर्शा रहा है। और जब हम स्थानापन्न वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे की जगह एक के स्थान पर दूसरे का उपभोग किया जाता है, जैसे कि चाय और कॉफी। तो हम देखते हैं कि जो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग होती है वो धनात्मक ढाल वाली होती है। एक्स वस्तु यदि हम कॉफ़ी की वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, कीमत में वृद्धि हुई अर्थात उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग करना बंद कर देंगे और उसके स्थान पर क्या करेंगे, चाय का उपभोग करेंगे। इसलिए चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो जैसा कि आपने फॉर्मूला ऊपर जो देखा हुआ है मांग की लोच का, उसमें दिखाया गया है मांग की आड़ी लोच बराबर एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में कमी। तो बाय वस्तु जो हमारी कॉफ़ी है उसकी जो कीमत में क्या चेंज होने से एक्स की जो मांग अर्थात चाय की मांग पे क्या प्रभाव पड़ा है हम उसकी मात्रा को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्थानापन्न में कि हम जैसे ही बाय वस्तु हमारी जो कॉफ़ी है उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग में वृद्धि कर देता है, अर्थात बाय वस्तु जो है उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए इसका क्या है, धनात्मक स्लोप का ये हमारा डायग्राम होता है। धन्यवाद।